अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा ज़फ़र और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बटन को क्लिक करें। पहले मैं रिपोर्ट्स बनाया करती थी और उससे कुछ अरसा पहले मैं वीलॉग्स बनाया करती थी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं रिपोर्ट्स बनाया करूं या वीलॉग बनाया करूं। आज की जो मेरी वीडियो है वो करंट इशू पे जो यूएस के डेब्ट के हवाले से बात हो रही है कि क्या वाकई यूएस डिफ़ॉल्ट कर जाएगा और अगर डिफ़ॉल्ट हो गया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और आज का यूएस के डेब्ट सीलिंग की बात हो रही है। ये डेब्ट सीलिंग क्या होता है? एक लिमिट होती है हर बैंक की कि वो इतनी सर्टेन अमाउंट देता है और यूएस की ये लिमिट ख़त्म हो गई है और यूएस का कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है और इस लिमिट को डेब्ट सीलिंग कहते हैं। इस वक्त जो डेब्ट सीलिंग है यानी यूएस का कर्ज है वो 31.4 ट्रिलियन है और यूएस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं और उनके पास अब कोई पैसा नहीं है वापस देने के लिए। और अगर ये डेब्ट सीलिंग ख़त्म ना की गई, अगर पैसे ना अदा किए तो यूएस डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। Collapsed on Friday. The collapse of Silicon Valley Bank is causing shockwaves across the entire business world. Silicon Valley Bank. It is the epicenter of tech startups, venture capital. The collapsed bank had invested in around 21 Indian startups. The bank stock lost 80% of its value this week, 60% in one day alone. और अगर यूएस का बैंक डिफ़ॉल्ट हो गया तो सोच भी नहीं सकते कि कितना ज़्यादा नुकसान होगा और उसके नतीजे में पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा भयानक नताइज देखेगी। यूएस के ट्रेजरी ने कहा है कि हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि कहा जा रहा है कि 1 जून इनके पास लिमिट है। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर होता है उसी तरह यूएस में ट्रेजरी होता है और ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि यूएस शायद डिफ़ॉल्ट कर जाए। किसी को अंदाज़ा भी नहीं है कि यूएस के डिफ़ॉल्ट करने से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ सकते हैं। इससे पहले इस साल के मार्च के महीने में अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक और न्यूयॉर्क का सिग्नेचर बैंक भी डिफ़ॉल्ट कर गए थे और ये अमेरिका की तारीख में दूसरा बड़ा बैंकिंग फेलियर है। इससे पहले 2008 में वॉशिंगटन म्यूचुअल बैंक जब कोलैप्स हुआ था वो अमेरिका की तारीख में सबसे बड़ा कोलैप्स था, जिसके बाद पूरी दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस में डूब गई, जिसको हम ग्लोबल रिसेशन भी कहते हैं। और अब हर कोई खौफज़दा है कि अगर डेब्ट सीलिंग यूएस की बर्बाद हो गई तो इसके बाद डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, क्योंकि अगर अमेरिका का फाइनेंशियल सिस्टम जब क्रैश करेगा तो ऑब्वियसली सारे बैंक्स इंटरलिंक्ड है, पूरी दुनिया के बैंक्स यूएस के बैंक्स के साथ इंटरलिंक्ड है, तो पूरी दुनिया के बैंक्स पर बहुत बुरे नताइज सामने आने वाले हैं। और मैं सोच रही हूँ कि पाकिस्तान जो ऑलरेडी किनारे पे खड़ा हुआ है डिफ़ॉल्ट होने के, तो अगर यूएस भी डिफ़ॉल्ट कर गया तो पाकिस्तान के बैंक्स का क्या होगा। तो एग्जैक्टली यूएस का कर्ज इतना कैसे बढ़ा और इसके क्या असरात देखने को मिलेंगे। अमेरिका ने यूके, चाइना, जापान, बेल्जियम और लग्जमबर्ग का कर्ज अदा करना है और अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो जापान सबसे नंबर 1 पर है। 1082.2 बिलियन डॉलर्स जापान को वापस करने हैं। चाइना की बात की जाए तो 870 बिलियन डॉलर्स, यूके 645.8 बिलियन डॉलर्स, बेल्जियम 332.9 बिलियन डॉलर्स, लग्जमबर्ग 312 बिलियन डॉलर्स और 216 बिलियन डॉलर्स इंडिया को भी वापस करने हैं। तो इसकी वजूहात क्या है कि इतना ज़्यादा कर्ज लेना पड़ा यूएस को। ऑब्वियसली यूएस की जो रेवेन्यू जनरेट होता है तो उसकी स्पेंडिंग उससे कई ज़्यादा है। यूएस के बैंकिंग डिफ़ॉल्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको बताती हूँ कि बैंक काम कैसे करता है। अगर मैं आम इंसान के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो बैंक वो जगह है जहां पर आप अपनी सेविंग्स रखवाते हैं या बैंक में आपको कमाई हुई जो अमाउंट होती है सैलरी की शक्ल में वो मिलती है और फिर आप उस कैश को विड्रॉ करते हैं। लेकिन जो पैसा हम बैंक में जमा कराते हैं, अगर बैंक के पर्सपेक्टिव से देखें तो बैंक का एक अपना बिजनेस है और एक बिजनेस मॉडल है। जो पैसा हम जमा करवाते हैं बैंक में और बैंक इससे मज़ीद इन्वेस्ट करता है। जाहिर सी बात है कि बैंक कैसे कमाएगा। अगर हम बैंक में पैसे जमा कराएंगे तो बैंक को उससे क्या प्रॉफिट होगा। तो बैंक आगे से लोन्स की स्कीम देता है, मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्ट करने लग जाता है और लोन में फिर वो इंटरेस्ट रेट रखता है और जो इंटरेस्ट होता है इसमें बैंक अपने लिए प्रॉफिट जमा कर रहा होता है। ये तो मैंने आपको ब्रीफली बैंक सिस्टम का बता दिया और अब मैं आपको बताती हूँ कि सिलिकॉन वैली बैंक जो कि यूएस का काफ़ी मशहूर बैंक है वो किस तरह पिछले महीने डिफ़ॉल्ट हुआ था। उसको समझते हैं कि वो कैसे डिफ़ॉल्ट हुआ। सिलिकॉन वैली बैंक 1983 में बना था। स्टार्ट में ये बैंक
प्रॉफिट हासिल करने के लिए रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करता रहा और 1992 में कैलिफोर्निया की रियल इस्टेट मार्केट बुरी तरीके से क्रैश हो गई थी। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि बैंक जो होता है वो उसकी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होते हैं, यानी बैंक किसी एक जगह पर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता। ये सिलिकॉन वैली बैंक का काफ़ी बुरा डिसीजन था जिसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा था 1992 में। और सेम मिस्टेक इस बार भी सिलिकॉन वैली बैंक ने की है, क्योंकि मुख्तलिफ बैंक्स मुख्तलिफ जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं, यानी गोल्ड्स पे इन्वेस्ट कर दिया, लोन्स दे दिए, मुख्तलिफ मार्केट्स में इन्वेस्ट कर दिया ताकि मुख्तलिफ जगहों से उन्हें पैसा और प्रॉफिट आता रहे। क्योंकि अगर एक जगह पर इन्वेस्ट कर दिया जाए तो उसका सारा पैसा डूब सकता है, और यही हुआ था सिलिकॉन वैली बैंक के साथ। 1992 में इस बैंक को 2.2 मिलियन का नुकसान हुआ था। फिर 1995 के बाद सिलिकॉन वैली बैंक ने स्टार्टअप्स पर खर्च करना शुरू कर दिया, यानी जो न्यू बिजनेसेस बन रहे थे, ख़ासतौर पे टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज़ में, और उनको लोन्स देना शुरू कर दिया था। और 2015 में इस बैंक ने ये क्लेम किया कि इसके पास 65% स्टार्टअप्स यानी न्यू कंपनीज़ को ये बैंक सर्व कर रहा है, और इसके पास 17 ट्रिलियन का प्रॉफिट यानी एसेट्स जमा हो चुके हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम पे आते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, और प्रॉब्लम शुरू हुई थी कोविड पेंडेमिक के टाइम से, और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी लॉकडाउन के अंदर सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में की गई थी। और सॉफ्टवेयर कंपनीज़, न्यू स्टार्टअप्स और बहुत सारे न्यू कंपनीज़ को, ख़ासतौर पे टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को सिलिकॉन वैली बैंक सपोर्ट कर रहा था, और $333 बिलियन इंक्रीज़ हुए थे सिलिकॉन वैली बैंक में। और इस डबल ट्रिपल डिपॉजिट का फिर सिलिकॉन वैली ने सोचा कि हम आगे इसको कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, तो सिलिकॉन वैली बैंक ने इसके बॉन्ड्स खरीद लिए। और सिलिकॉन वैली बैंक ने जब बॉन्ड्स खरीदे तब इंटरेस्ट रेट बहुत कम चल रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि सिलिकॉन वैली बैंक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अमेरिका के फेडरल रिज़र्व के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट उस टाइम 0.025% था, जो बहुत कम था। सिलिकॉन बैंक ने ये समझा कि इंटरेस्ट रेट कम रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। जबकि कुछ अरसे बाद जब यूएस के अंदर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई थी तो इंटरेस्ट रेट हुकूमत को बहुत ज़्यादा करना पड़ा, तो इंटरेस्ट रेट डबल से ट्रिपल हो गया। और यहाँ पर सिलिकॉन वैली बैंक के साथ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली जब इन्फ्लेशन आती है तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है, लेकिन जब जो किसी भी मुल्क की इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है तो वहाँ की गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कम कर देती है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले सकें, और फिर लोन के बाद इन्वेस्टमेंट करें और मुल्क की जीडीपी बढ़े। लेकिन जब मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ने लगी तो गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़े तो ऑटोमेटिकली जो बॉन्ड्स इन लोगों ने जारी किए हुए थे, ख़रीदे हुए थे इस बैंक ने, तो इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि बॉन्ड्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। इसके अलावा बैंक जो लोन देता है इस पर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया था। और फिर क्या हुआ, जो स्टार्टअप्स लोन ले रहे थे उन्होंने लोन्स लेना अवॉइड कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोन लेंगे तो इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा है, उनको आगे से नुकसान होगा। तो फिर उन्होंने सोचा कि हमें तो पैसे चाहिए स्टार्टअप्स न्यू कंपनीज़ को, तो ऐसे में उन्होंने सोचा कि जो हमने पैसे सबमिट करवाए हुए थे यानी डिपॉजिट करवाए हुए थे बैंक से, हम वही पैसा वापस ले लेते हैं। अब बैंक ने पैसे तिजोरियों में तो रखे नहीं होते, ऑब्वियसली बैंक के पास जो पैसा होता है वो उसने इन्वेस्ट किए होते हैं, और बैंक के पास पैसे थे ही नहीं अपने इन्वेस्टर्स को, जो उन्होंने डिपॉजिट किया हुआ था बैंक के अंदर पैसा, उनको वापस देने के लिए। तो फिर ऐसे में क्या हुआ कि बैंक ने वो बॉन्ड्स बेचना शुरू कर दिए। ज़ाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ गया था तो बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन थी, तो तकरीबन $21 बिलियन के अंदर वो बॉन्ड जो थे वो बिक गए थे, और $1.8 बिलियन का इस बैंक को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और फिर ऐसे में जब ये खबर पब्लिक हुई तो इस बैंक के जो शेयर्स थे वो भी ज़्यादा डाउन हो गए। खैर इसी तरीके से पिछले महीने ये बैंक डिफ़ॉल्ट कर गया। ये कोई बैंक का फ्रॉड नहीं था, लेकिन एक मिस मैनेजमेंट थी और एक मिस प्लानिंग थी, और इसी वजह से ये बैंक जो था वो फेल हो गया। इसके अलावा जो दूसरा बैंक था उसका भी यही सिस्टम था, तो ये मिस प्लानिंग थी जिसकी वजह से डिफ़ॉल्ट हो गया। लेकिन अब जो डेब्ट की बात हो रही है, ऑब्वियसली पूरे मुल्क के अंदर क्राइसिस चल रहे थे, इन्फ्लेशन हो गई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है यूएस का जो कर्ज़ा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और कर्ज़े को वापस देने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा, महंगाई भी बढ़ानी पड़ी। तो बैंक्स जो हैं यूएस के वो सारे डिफ़ॉल्ट की लाइन पर मौजूद हैं, और यही कहा जा रहा है कि यूएस भी डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। बहुत वजूहात हैं, पूरी दुनिया की जो बैंकिंग सिस्टम है, पूरी दुनिया की इकॉनमी आपके सामने है। एक तो कोविड के बाद से
पूरे दुनिया के अंदर रिसेशन आया था क्योंकि बिजनेसेस बंद हो गए थे, लोगों के पास कोई रोज़गार नहीं था, और उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से भी इकोनॉमिक हॉल्ट आया था, ज़्यादा कारोबार हो नहीं रहे थे। इसके अलावा पेट्रोल की लाइन कट हो गई थी और इकॉनमी जो थी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। रशिया पे सैंक्शंस लगी तो रशिया के साथ जो ट्रेड कर रहे थे वो भी ज़्यादा ख़राब हो गई, और जो अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे थे उनके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। इसी के साथ यूएस को भी बहुत ज़्यादा फेलियर देखना पड़ रहा है। लेकिन यूएस की बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप सबको पता है कि यूएस यूक्रेन का कितना ज़्यादा साथ दे रहा है, यूक्रेन को कितनी ज़्यादा एड दे रहा है। तो एक तरफ यूएस खुद डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, तो दूसरी तरफ यूएस ने अपने F-16 जेट्स इस टाइम रिसेंटली यूक्रेन को दिए, और इस टाइम रिसेंटली एड भी दी है G7 समिट के दौरान। तो जो यूएस की कांग्रेस है और जो बाइडेन की कैबिनेट है उसने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किया है कि अभी हमारे जो अपने मुल्क की सूरत हाल है वो इतनी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी हम रशिया के साथ राइवलरी में यूक्रेन को एड दे रहे हैं, जबकि अपना मुल्क जो है वो बर्बाद हो रहा है। अगर इसी तरह की आप मज़ीद खबरें देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी।